नमस्कार दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियोस में हम मॉडुलस और मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको अगर हमने पहले x प्लस आई वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है, तो उसका हम मॉडुलस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जो मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉड ऑफ जेड से डिनोट किया जाता है। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 6 में कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे 3+4i, 3, 4i, इन सबको किस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं हम देख चुके थे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते आता है कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास 2 एक्सेस रहती हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्रेजेंट करने के लिए। एक होती है वर्टिकल, जो रहती है वो कौन सी होती है, इमेजिनरी एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल वाली रहती है वो क्या होती है, रियल एक्सिस। ठीक है, अब हमने बोला कि अगर हमारा कोई, हम जनरल फॉर्म ले रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो हमने बोल दिया कि लेट सपोज ये जो हमारा है यहाँ पे है x प्लस आई वाई। तो हम इसको यहाँ पे क्या करते थे, पहला कोऑर्डिनेट जो ऑर्डर पेयर में लिखते थे, वहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट होता था वो क्या होता है, रियल पार्ट, और फिर सेकंड पार्ट जो होता था उसका क्या होता था, इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया, इसको हमने बोल दिया पी ऑफ जेड। अब देखो, ये जो डिस्टेंस होगा, हम कह सकते हैं कि ये जो रियल पार्ट जो डिस्टेंस होगा x होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा y होगा। इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे रियल पार्ट्स। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है ये। तो उस पॉइंट को हमने ओरिजिन से नोट कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से, उसी को हम बोलते हैं मॉडुलस। हम यहाँ पे अभी r कह रहे हैं और इसको हम मॉड ऑफ जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x, y के फॉर्म में है, और जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से कनेक्ट करने के लिए मॉड ऑफ जेड होगा। तो ये एक्स एक्सिस होगा, एक्स यहाँ पे रियल एक्सिस है, यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस है। अब हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना ओ टू पी ऑफ जेड। तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए ये हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसका एंगल 90 डिग्री है 1। तो हम ये देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आएगी, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि हम डिस्टेंस देख रहे हैं इसका। तो हमने ये देखा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो उसका जो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर हम वाई स्क्वायर लिख रहे हैं, वहां पे ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट। एक मिनट अच्छे से, जो मॉड ऑफ जेड है अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये मोर जनरलाइज वे है, किस तरीके से हम याद रखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो उसका जो मॉड ऑफ जेड है वो क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से देख के डायरेक्टली कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो ये भी ठीक है, नहीं तो हम इस फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है 3+4i। ठीक है, अब हमने बोला कि इसका हमको मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अंडर रूट
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट इस तरफ पे 3 है, 3 का स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 4, तो प्लस 4 स्क्वायर। तो हमको ये पता है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5। तो इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें जेड बार, जो कि हमने देखा था जेड बार क्या होता है, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो इसको हम कंजुगेट को किस तरीके से लिख सकते हैं 3 माइनस 4i। ठीक है, अगर हम इसका भी मॉड फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो दोनों के केस में सेम आ रहा है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज हमारा 3 है, जिसका इमेजिनरी पार्ट्स 0 है, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड फाइंड करना है कितना होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट 0 है तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। तो हमारा सेम ही आ रहा। अब हम एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 4i। अब इसका बोला कि मोड ऑफ जेड फाइंड करना है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर 0 है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट्स कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना सीख लिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से कॉन्जुगेट मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर जैसे हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, तो उसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो रियल एक्सिस पे आएगा। तो सपोज यहाँ पे आया तो 3,0 हो जाएगा। तो ये जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 3 है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो 3 होगा। अब इसी तरीके से अगर हम देखें 4i, तो 4i यहाँ पे आएगा करीब, तो क्योंकि उसका रियल पार्ट 0 है तो यहीं पे प्लॉट होगा वाई इमेजिनरी एक्सिस में। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना 4। तो हमने ये देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस होता है कुछ नहीं, सिर्फ ओरिजिन से डिस्टेंस होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूलस समझ लिया। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज ये है मॉड्यूलस की, अगर जो मॉड ऑफ जेड है, ठीक है, वो इक्वल होता है माइनस जेड का मॉड के इक्वल होता है, वो जेड कंजुगेट के इक्वल होता है माइनस जेड ऑफ कंजुगेट के। जैसे कि हमने देखा था कि अगर हम पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है x+3 + 4i, तो हमने इसका मॉड कैलकुलेट किया, दैट इज मॉडुलस, तो कितना आया 5 आया। अब हमने इसके कॉन्जुगेट का कैलकुलेट किया तो कितना आया 3 - 4i आया, और इसका मॉड को कैलकुलेट किया तो कितना आया 5 आया। ठीक है, तो यहाँ से सिमिलरली अगर हम यहाँ पे माइनस ऑफ जेड को भी कैलकुलेट करेंगे तो माइनस ऑफ जेड कितना हो जाएगा हमारा -3 - 4i, और इसका मॉड ऑफ जेड माइनस जेड का कितना आएगा अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो वो भी हमारा सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे x और y की वैल्यू मैटर नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाती। तो पहली प्रॉपर्टीज हमको इस तरीके से समझ सकते कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में मैनिपुलेशन करना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो मॉड ऑफ जेड है तो उसको इक्वल कर देंगे माइनस ऑफ मॉड ऑफ जेड, उसको हम इक्वल कर सकते हैं कितने के जेड कंजुगेट के मॉड के, और इसको इक्वल कर सकते हैं माइनस जेड कंजुगेट के। ठीक है, अब जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर जेड हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, अगर हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता। चलो हम देखते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x+iy, अगर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कंजुगेट तो x - iy आएगा। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x², यहाँ पे चला जाएगा तो -x। सिंपली हम a + b a - b का जो आइडेंटिटी वो लगा देंगे तो a² - b² आती है जिसका, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं x² - iy का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा x² प्लस y², क्योंकि i² इज -1, तो -1 + 1, तो हमने देखा x² प्लस y² है। अब सिमिलरली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट लेके स्क्वायर करके, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमें अभी पढ़ा था कि ये क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर x + iy फॉर्म में है तो उसका ये मॉडुलस होता है, तो हमने इसको लिख दिया मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो हमको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चली, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और उसके कंजुगेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अगर थर्ड प्रॉपर्टीज है, जिस तरीके से हमने कंजुगेट में देखा था कि अगर हमारे पास Z1 प्लस Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो से ज़्यादा हैं तो उनके बार होते लेते तो वो सेपरेट कर सकते थे हम। अब यहाँ पे देखते कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये होता है कि नहीं होता, एक मॉडुलस के केसेस में। जैसे अगर हम बात करें Z1 प्लस Z2, अब ये मॉड के अंदर है, क्या ये इसके इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 कि नहीं? तो क्लियरली ये जो है मॉडुलस के केसेस में ट्रू नहीं होता। ये कुछ केसेस में ट्रू हो भी सकता, किस केसेस में ट्रू नहीं भी हो सकता। अगर हम Z1 को 1 ले लें और इसको Z2 को 1 ले लें, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ, तो Z1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 1 को दोनों को इक्वल ले लिया, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका 1 आ रहा, दोनों का ऐड करेंगे 2, तो 2 का मॉड 2 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 1 का मॉड 1 आएगा और 1 का मॉड 1 आएगा, तो दोनों तरफ से 2 आ रहा, तो इस केस में तो इक्वल आ रहा। तो कभी कभार इक्वल आ सकता है, कभी कभार इक्वल नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि इन जनरल ये इक्वल नहीं होते, तो हम लिख सकते इन जनरल ना, इन जनरल ये इक्वल नहीं होते। अगर जो हमारा फोर्थ नंबर है, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2, अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट के केस में देखें तो इसके केस में भी ये ट्रू नहीं होता। ये चीज ध्यान रखनी है कि इस केस में ये ट्रू नहीं होता। जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, अगर हमारे पास जैसे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इस तरीके से Zn कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, उनके पूरा मॉडुलस दिया गया है, फाइंड करना है, तो हम इनको सेपरेट करके भी मॉड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z3 ऐसे Z1 तक। ठीक है, तो जो कंजुगेट में भी देखा था कि हम उसको मल्टीप्लिकेशन में भी सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ये वक्त चीज़ वैलिड होती है। अगर हमें इस पूरे का मॉडुलस फाइंड करना है तो हम इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड फाइंड कर सकते हैं और उसको फिर मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जो प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है वो आसानी से हम देखेंगे आगे चल के कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसको देखेंगे कि पोलर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते तो ये आसानी से इसको प्रूव किया जा सकता है। सिक्स्थ नंबर की प्रॉपर्टीज है कि अगर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 हैं, ठीक है, Z1 Z2 अगर हमारे पास डिवीजन फॉर्म में है Z1 Z2, तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। ठीक है, ये जो हमारी वो सिक्स्थ प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आगे चल के सेवेंथ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टीज, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, ठीक है, अगर Z कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें बोला कि अगर इसका हमको मॉडुलस की पावर n है, ऐसा कॉम्प्लेक्स अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, उसमें बोला कि उसकी पावर दी गई है अपन को n, ठीक है, n एक क्या है, यहाँ इंटीजर है, और उसका बोला कि मॉडुलस कैलकुलेट करके दिखाइए। तो इसको हम यहाँ पे मॉड ऑफ Z, पहले हम मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उसके पावर को n लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या है, n इंटीजर है ना, तो हमारा जो n है इंटीजर है, यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर हम पहले मॉडुलस कैलकुलेट कर ले फिर उसके पावर n कर दें तो दोनों का सेम आता है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर हमको Zn दिया तो हम n टर्म्स तक यहाँ तक लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z2 Z3 इसी को। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, Z1 Z2 Z3 Zn Zn। ठीक है, यहाँ पे Zn कितने टाइम तक सेपरेट कर लिया, n टाइम्स तक। अब ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं अगर दोनों इक्वल है तो हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, n टाइम्स तक चल रहा है। अब दोनों को डिवाइड कर दिया, जेड जेड जेड, अब ऐसा कितना टाइम तक चल रहा है, n टाइम।
अब हम ये देख रहे हैं ये जेड कितने टाइम तक चल रहा है, एन टाइम्स तक, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमारा 2 × 2 × 2 है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से मॉड ऑफ जेड को भी हम एन टाइम्स तक लिख सकते हैं। ठीक है, एन क्या है, एक इंटीजर है। अब हमने 7th प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम 8th प्रॉपर्टीज हमारी ये है कि अगर हमारे पास जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड ऑफ जेड टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन दिया और उसमें बोला कि आप इसका होल स्क्वायर बताइए। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आगे देखेंगे। जैसे कि हमने अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जेड, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका कंजुगेट करते तो हमारा मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर आता। सिमिलरली वही प्रॉपर्टीज हम इसमें यूज करेंगे। अब जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने क्या कर लिया, Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब उसका हमने कंजुगेट कर दिया, Z1 प्लस Z2 कंजुगेट। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना होता है, जेड और उसके कंजुगेट। तो हमने Z1 प्लस Z2 ले लिया और उसका कंजुगेट ले लिया। ठीक है, अब हम कंजुगेट सेपरेट करते हैं, Z1 प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 बार। कंजुगेट के एडिशन प्रॉपर्टी से हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते क्या आता। Z1 का हम अगर Z1 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 का Z2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड Z2 का Z1 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड Z2 का Z2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमको पता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट दिया तो हम मॉड के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये भी हमको पता है कि अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 और उसका कॉन्जुगेट दिया गया तो हम उसको मॉड ऑफ Z2 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हमने जो कंजुगेट की प्रॉपर्टीज में देखा था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर Z1 Z2, अगर Z1 और Z2 का कंजुगेट दिया और Z2 और Z1 का कंजुगेट दिया तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमने प्रॉपर्टीज लेक्चर नंबर 6 में सीखी थी। अगर हम इसको यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें और Z1 प्लस Z2 Z1 बार अपॉन 2 लिखें, तो ये जो प्रॉपर्टीज होती क्या होती, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस ये जो प्रॉपर्टीज होती क्या होती है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। ठीक है, यही प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में है Z1 Z2 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट Z1 कंजुगेट अपॉन 2, तो वो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। और उसी प्रॉपर्टीज में हमने ये भी देखा था कि इसको जो रियल पार्ट है इसको हम ये भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ 2 टाइम, इस पूरे इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z2 Z1 कंजुगेट। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती 9th वाली। तो 9th वाली प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर है। अब हमने ये एडिशन में देख लिया, अब हमको उसको सब्ट्रैक्शन में चाहिए। तो इसका जो आंसर आता है मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। इसी तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर दो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। और इस तरीके से हम सब जगह साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, तो यहाँ पे जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल माइनस बाहर आ जाता। और ये सेम फॉर्म को हम x3 सिमिलरली इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो फिर हमारा ये आ गया 9th नंबर की प्रॉपर्टीज आ गई। अब हमारी जो 10th प्रॉपर्टीज है वो सिंपल प्रॉपर्टीज ये है कि अगर हमारे पास जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अगर जैसे हमने इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये x, y, अब इसको हम ओरिजिन से कनेक्ट कर सकते हैं।
और यही हमारा मॉडुलस होता है जिसको मोड ऑफ जेड बोलते हैं। अब ये जो है वो हम क्या कह सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड है, और ये क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड है, ये वाली लेंथ और ये वाली। तो अब ये बताओ, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस साइड हमेशा बड़ी होती है अदर साइड के कंपेयर में, तो हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन होगा रियल पार्ट ऑफ जेड की। तो ये हम इनइक्वलिटी में लिख सकते हैं कि अगर जो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से मॉड, तो जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है, इक्वल होगा मोड ऑफ जेड के। अब इक्वल कब के केसेस में हो जाए, हो सकता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ ना हो के यहाँ हो। अगर यहाँ पे हो गया तो हम मोड ऑफ जेड भी हमारा वही आएगा जो हमारा रियल पार्ट ऑफ एक्स होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 3 उसका मॉडुलस भी आएगा और रियल पार्ट ऑफ एक्स भी जेड है उसका भी 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। और एक सिमिलरली हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड, ठीक है। अब जैसे हमने एक इक्वलिटी लिखी 4 ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखा 3 लेस देन 4। अब इसी 4 में अगर मैं नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज मैंने यहाँ पे नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दिया -4, तो इसको हम ऐसे तो लिख नहीं सकते कि -4 ग्रेटर देन 3 है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ग्रेटर देन -4 होगा। ऐसे ही हम 11 प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं कि अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट ऑफ जेड है, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा अगर यहाँ पे हम माइनस ऑफ मोड ऑफ जेड ले रहे हैं तो। एंड इसी तरीके से इसमें भी वही वैलिड हो जाएगा, इसमें भी वही रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज देख ली, 11th प्रॉपर्टीज। तो आगे की वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के कुछ। थैंक यू।